पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के बारे में देखा है और आप जानते भी हैं कि ठोस की विशिष्ट ऊष्मा क्या है। तो इसके बेसिस पे आपने कहा था कि Cv की जो वैल्यू है वो du/dt के बराबर है ना। कैसे निकाले थे? तो C = dq/dt होता है विशिष्ट ऊष्मा की जो परिभाषा है और ऊष्मा गति के प्रथम नियम का उपयोग करके। पिछले लेक्चर में हमने इस पे बात अच्छा खासा एक डिस्कशन हमने किया है। आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट या ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी टाइप का एक्सप्लेनेशन दिखेगा, आपको लग सकता है ये। क्यों? क्योंकि आप ये कहते हैं कि ठोस के जो अणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं और उनमें कोई विस्थापन नहीं आता एक दूसरे के सापेक्ष। लेकिन जब इसके बारे में बात करेंगे आप, ये ड्यूलॉन्ग और पेटिट के बारे में, इनका इमेज मेरे को क्लियर नहीं मिला गूगल से, यही इमेज वहाँ पे मिला। ये पेटिट हैं और ये आपके ड्यूलॉन्ग हैं। इन्होंने ये कहा कि ये जो सॉलिड हैं आपके ना, वो 0 केल्विन पे हैं तब तो ठीक है, उनके जो परमाणु होते हैं वो विराम अवस्था में रहते हैं। और इनका ये कहना है कि जब हाईएस्ट टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे आप जाएंगे तो ठोस के जो अवयवी परमाणु होते हैं वो सरल आवर्ती दोलित्र की भांति व्यवहार करते हैं और इनकी स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। मतलब अपने साम्य स्थिति के इक्विलिब्रियम पोजीशन के इधर उधर सरल आवर्ती गति करने लगते हैं। कहाँ? x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि आपके पास n परमाणु हैं तो कितने हो गए आपके पास? कितने सरल आवर्ती दोलित्र होंगे? देखिए, एक परमाणु तीनों दिशा, 3 स्वतंत्रता की कोटि, तो n परमाणु, एक परमाणु एक सरल आवर्ती दोलित्र है, n परमाणु n सरल आवर्ती दोलित्र है और कितनी दिशाएं? 3 दिशाएं। तो कितना होगा? 3n सरल आवर्ती दोलित्र आपके पास है। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर आपके पास है। अब जैसे ही कोई सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कहता है, हम लोग कहते हैं हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स रहेगा जो उसके डिस्प्लेसमेंट के, जो उसके विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है, अपोजिट होगा और प्रोपोर्शनल होता है। आप ये बात जानते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू -x, जहां ये F को मैंने आपका रीस्टोरिंग फोर्स कहा है, प्रत्यानयन बल कहा है। ये बल कितना होता है? तो मास आपका परमाणु का या सरल आवर्ती दोलित्र का और उसका त्वरण। त्वरण कैसे निकालते हैं? विस्थापन को डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपके पास ये रिलेशन बना, m d2x dt2 = -kx। इसको सिंपल करिए, m को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए, m अगर इधर आ गया तो d2x dt2 -k/mx, और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो d2x dt2 प्लस k/mx। ये कौन सा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। आप लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि d2x dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x = 0 होता है। मतलब ओमेगा स्क्वायर की जगह k/m है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा आपको? k/m। तो ओमेगा कितना आ गया? √k/m। ये फर्स्ट ईयर का है, क्लियर है बात? ओमेगा मतलब क्या है? ओमेगा मतलब 2π न्यू, 2π न्यू। तो न्यू कितना निकलेगा? न्यू कितना आया? 1/2π √k/m। कहां से निकाल रहे हैं ये लोग? अगर हम सॉलिड के किसी परमाणु को, किसी एटम को अगर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर लें, सरल आवर्ती दोलित्र लेंगे, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी इतना निकल के आएगा। ये आपने बता दिया। अब ड्यूलॉन्ग और पेटिट ये भी कहते हैं कि भाई ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो इतना होता है, लेकिन आप एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि आपके जो परमाणु है ना, जो सरल आवर्ती दोलित्र की भांति काम करते हैं ना, उनके एम्पलीट्यूड अलग अलग होते हैं, आयाम अलग अलग होते हैं। और अगर उनके एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं तो उनकी एनर्जी भी अलग अलग होना चाहिए। क्लियर है?
तो अगर मैं पूछूं कि टोटल एनर्जी कितना लिखेंगे आप, मतलब किसी भी पार्टिकल का टोटल एनर्जी कितना होता है, तो बोलते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। गतिज ऊर्जा कितना होता है, ये होता है p²/2m, ये आपका संवेग है, प्लस माइनस एफ डी एक्स, वर्क डन के अपोजिट। भाई किसी वस्तु को यहां से वहां ले जाएंगे तो कार्य करना पड़ता है, किसके बराबर कार्य करना पड़ता है, उसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर। अगर यहाँ f की वैल्यू रख दें आप, तो f की वैल्यू क्या रखेंगे आप, -kx, तो ये देखिए माइनस kx आएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब क्या बनेगा, p²/2m प्लस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा x dx, और x dx कहने का मतलब क्या, p²/2m प्लस kx²/2, kx²/2, ये है आपके पास E। इसका मतलब आप ये कहेंगे आपका ये जो एनर्जी है, ऊर्जा है, किसकी, परमाणु की। कौन से परमाणु की, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी एनर्जी इस P पे डिपेंड करेगा और X पे डिपेंड करेगा। मतलब मैं इस E को P और X का फंक्शन कह सकता हूं, इसको ध्यान में रखिए आप। एक समस्या है, क्या समस्या है, देखिए पहले तो इसको सिंपल करिए, p²/2m प्लस 1/2 kx²। एक काम करते हैं, यहां से k का वैल्यू निकालें अगर, तो देखिए ω²k/m होगा, m को हटा दिए इधर से, तो ये ω²m = k आ जाएगा। मतलब आपके पास ये रिजल्ट बना इसके आधार पे, ω² = k/m अगर है, तो इसकी जगह p²/2m प्लस 1/2 ω²m x² आएगा। इसका मतलब E इस P और X का फंक्शन है, इन दोनों पर डिपेंड करता है। यहां एक समस्या ये है कि हर परमाणु की एनर्जी अलग अलग है ना, तो हर परमाणु की एनर्जी अलग अलग है। इसका मतलब मैं तो सीधा सीधा इसको एनर्जी नहीं बता सकता ना। अब क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज एनर्जी। अब एवरेज एनर्जी कैसे निकालें, एवरेज एनर्जी निकालने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के वितरण नियम को उपयोग करेंगे। ठीक, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये जो आपके सॉलिड हैं उसमें 3n सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हैं और हर की एनर्जी अलग अलग है, इसलिए हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम को उपयोग करें। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम क्या कहता है, अगर टोटल एनर्जी आपके पास है तो वो कहते हैं एवरेज एनर्जी को E एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, e⁻⁻⁻ kBT है, इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख देते हैं dE, यहां एक्सपोनेंशियल माइनस E kBT, ये E एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, जो ये आपने निकाला हुआ है। प्लीज आप लोग ये लेजर जो दिख रहा होगा ना, उसको फॉलो करते रहिएगा, ये आएगा। एक काम करें क्या, E की जगह इसको पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा देखिए, p²/2m प्लस 1/2 ω²mx² एक्सपोनेंशियल माइनस फिर से E, p²2m प्लस 1/2 ω²mx² डिवाइडेड बाई kBT। क्लियर है, यहां भी E रख देते हैं अगर, तो एक्सपोनेंशियल माइनस E p²/2m प्लस 1/2 ω²mx² kBT dE, ये आ गया आपके पास। अब इसमें एक काम करें क्या, देखिए इस टर्म को सिंपल करते हैं, पहले तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, दूसरा ये kBT इस 2m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये kBT इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहां भी ये माइनस अंदर आएगा, p²/2m kBT प्लस प्लस m ω²x²/2 kBT आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, कहीं कोई डाउट, एक डाउट हो रहा होगा आपको, यहां dE और यहां dP dx। कुछ देर पहले मैं आपसे बोल रहा था कि ये जो
ई है ना, आपके इस कैलकुलेशन के हिसाब से p और x का फंक्शन है, इसलिए dE की जगह dp dx आपने यूज किया है। आगे चलते हैं। अब अगर आप आगे जाते हैं तो इसमें यहां कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, इसको इरेज कर देता हूं। एक काम करते हैं, देखिए अब आपके पास क्या आया, एवरेज एनर्जी निकालनी है। देखिए पी स्क्वायर बाई 2m प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर 2m के बी टी माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बी टी डी पी डी एक्स। क्लियर है बात? इस टर्म में इसमें अब मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए पहले ये एक्सपोनेंशियल के साथ ये माइनस ये है, क्या लिखेंगे? पहले तो आप लिखिएगा ये इंटीग्रेशन पी स्क्वायर बाई 2m प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर 2m के बी टी, ठीक ठीक, इंटू e टू द पावर माइनस या एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बी टी। उसी प्रकार ये, क्योंकि यहां ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों के दोनों माइनस में, तो इसका टर्म कुछ ये हो जाएगा। क्लियर है बात? पी स्क्वायर बाई 2m बिल्कुल एज इट इज, ये देखिए, और इसके दो हिस्से हो गए, ये e टू दी पावर माइनस इतना और e टू दी पावर माइनस इतना, ये देखिए डिनोमिनेटर में भी वही है। आगे एक काम और करते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स को भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास क्या बन के आएगा? आपके पास बन के आया, देखिए पी स्क्वायर बाई 2m एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर 2m के बी टी एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बी टी। क्लियर है? और यहां dp और dx भूल गए, यहां dx भी रहेगा, dp, और एक काम करिए यहां x लिख दीजिए, ये लीजिए, और यहां dp dx कर दीजिए। ठीक है? ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, अब इसमें क्या करें? अब इसमें क्या करें भाई? इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो गया पूरा का पूरा ये dp dx, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया पूरा ये। एक काम करते हैं, p और x को अलग अलग कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी सेम ऑपरेशन है, एज इट इज है वो। इसका मतलब ये है इस इंटीग्रेशन ऑफ p के साथ पी स्क्वायर बाई 2m एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर 2m के बी टी dp इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x एक्सपोनेंशियल 1/2 माइनस में 1/2, यहां माइनस में करिएगा ना, क्योंकि यहां माइनस है, इसलिए यहां ये माइनस होना चाहिए। ये लीजिए माइनस करिए इसको, माइनस है। अब माइनस में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बी टी dp dx, तो dp तो p वाले के साथ और dx x वाले के साथ होगा। इसी तरीके से इसमें p वाले के साथ केवल ये एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर 2m के बी टी dp, और x वाले के साथ क्या आएगा? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बी टी। क्लियर है? नीचे में भी वही करिए, p के साथ एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर 2m के बी टी dp, और x के साथ एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई के बी टी dp dx। आया? एक काम करें, इसको प्लस है इसलिए अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ये देखिए x वाला जो इंटीग्रेशन है इस x वाले के साथ कैंसिल हुआ, और यहां ये जो p वाला इंटीग्रेशन है p वाले से कैंसिल हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसके साथ इसको भी तो कैंसिल करवा सकते थे, नहीं करवा सकते। इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि इसके साथ एक्स स्क्वायर एक फंक्शन और है जिसका इंटीग्रेशन होना है, इसलिए ये अलग है, ये दोनों अलग है, इनको नहीं करवा सकते आप।
क्या बचा? अगर ये टर्म कैंसिल होता है तो आपके पास बचा इंटीग्रेशन पी स्क्वायर 2m एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर 2m के बी टी डी पी बाई एक्सपोनेंशियल, ये इंटीग्रेशन में माइनस पी स्क्वायर 2m के बी टी डी पी, और यहाँ क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ x 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बी टी, और ये पूरा टर्म x है एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बी टी डी एक्स आएगा। अब इसमें क्या करें? आपके पास ये तो आ गया। एक काम करते हैं, इसमें ये देखिए 1/2m है, इसको बाहर कर दीजिए। अगर यहां से 1/2m आप बाहर कर रहे होंगे तो यहां क्या लिखेंगे आप? पी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2m के बी टी, और यहां पी स्क्वायर डी पी बाई पी एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2m के बी टी इंटू पी स्क्वायर डी पी। क्यों कर रहे हैं आप सोच रहे होंगे, इसका पर्पस आपको थोड़ी देर में बस समझ में आ जाएगा, बस आप लिख लीजिए इतना। यहां कितना होगा? यहां देखिए 1/2m ओमेगा स्क्वायर बाहर निकालिए, अंदर क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2m ओमेगा स्क्वायर बाई के बी टी इंटू एक्स स्क्वायर अलग से, इसी के साथ डॉट करके लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई फिर से वही एक्सपोनेंशियल एक्स इंटीग्रेशन के अंदर में माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर बाई के बी टी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बना। अब एक काम कीजिए, यहां ये जो p है और ये जो x आपने लिया है, ये p और x, इनका वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक वेरी होगा। तो यहां आपका लिमिट क्या है? अल्टीमेटली 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला है 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए यहां इस वाले को मिलाइए, इस टर्म को और इस टर्म को। देखिए एक्सपोनेंशियल मतलब e टू दी पावर ही होता है, e टू दी पावर माइनस 1/2m के बी टी पी स्क्वायर, मतलब अल्फा की जगह 1/2m के बी टी लिया है। क्लियर है बात? ये इसका फॉर्मूला है। मतलब यहां क्या लिखेंगे आप? इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप? 1/2 रूट अंडर पाई बाई 1/2m के बी टी। इस टर्म को देखिए तो यहां आ जाइए, पी स्क्वायर, ये 1/2m को मैं बाहर लिखने बोला था आपको, तो पी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ई टू दी पावर माइनस 1/2m के बी टी पी स्क्वायर, अल्फा की जगह 1/2m के बी टी है, तो ये हो गया 1/2m के बी टी, ये अल्फा है पूरा, पाई बाई अल्फा, ये पूरा का पूरा अल्फा है। उसी प्रकार यहां आइए, देखिए नीचे वाले टर्म पे आते हैं, तो ये इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट है, x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट, e टू दी पावर माइनस 1/2, देखिए माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर के बी टी, मतलब ये पूरा का पूरा अल्फा है, तो 1/2 पाई बाई m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 के बी टी होगा। यहां आ जाइए, इस पूरे टर्म को मैंने कहा था कांस्टेंट है, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल, माइनस की जगह माइनस, अल्फा की जगह ये पूरा, और ये एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 1/2 अल्फा, अल्फा की जगह इसको रखिए और अल्फा की जगह यहां रखेंगे, तो आपका ये जो बड़ा सा इक्वेशन है, ये वाला जो बड़ा सा इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये छोटे इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है बात? देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे आप, यहां से 1/2m निकला था, क्लियर है बात? और यहां देखिए अल्फा की जगह आपने इसको लिखा है 1/2m के बेटी को, ठीक, तो ये क्या होगा? 1/2 अल्फा पाई बाई अल्फा, 1/2 अल्फा की 1/4 अल्फा, एक बार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 1/2 अल्फा नहीं, ये 1/4 अल्फा है, ये 1/4
4 अल्फा कर दीजिए। इसको पीपीटी में कुछ कुछ मिस्टेक होते रहते हैं। ये 1/4 अल्फा है, तो यहाँ 1, ये 4, देखिए 1/2m तो आपने निकाल लिया है। किधर गया 1/2m? 1/2m यहाँ से 1/2m निकाल लिए थे हम लोग। ये 1 और ये 2m, बचा क्या था? पी स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर की जगह, और ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू लिया था आपने, इसको आपने कहा है ये अल्फा होगा। तो इस अल्फा की जगह इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया 1/4 1/2m के बीटी रूट अंडर पाई बाई 1/2m के बीटी अल्फा, पाई बाई अल्फा के हिसाब से। इस फॉर्मूले को बस चेंज कर लीजिएगा आप ना, डिवाइडेड बाई 1/2 पाई अल्फा की जगह कितना, यहाँ पे अल्फा की जगह है ये नंबर, ये देखिए अल्फा की जगह है ये नंबर 1/2m के बीटी पी स्क्वायर। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो ये मिला आपको। उसके बाद 1/2m ओमेगा स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट निकाल लिया था, ये पूरा टर्म यहां से काट के इस पूरे टर्म को आपने बाहर निकाला था, तो वो लिखा गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और ये है आपका अल्फा, यहाँ 1/2m ओमेगा स्क्वायर के बीटी रखा। ये देखिए 4 1/2m ओमेगा स्क्वायर के बाई टी पाई 1/2m ओमेगा स्क्वायर के बीटी। नीचे में ध्यान दीजिए, नीचे के लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो ये कितना आएगा, इस फॉर्मूले का लगाए तो 1/2। अल्फा की जगह कितना है भाई? अल्फा की जगह है आपके पास ये वाला नंबर, ये देखिए, इस वैल्यू को रख दीजिए। ठीक, तो ये रिलेशन आपके सामने है। अब इसमें कुछ कुछ कैंसिल करने वाले कार्यक्रम बचे मेरे ख्याल से। एक काम करें, देखिए जो जो नंबर दिख रहा है उसको कैंसिल करवाते जाइए। m कट जाएगा, है ना, 2 कट जाएगा। क्लियर है बात? ये ऊपर चला जाएगा, नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये m और m कैंसिल हो जाएगा, ये कैबिट ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास ये आया। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं ये 2m वाला पार्ट कैंसिल हुआ। ठीक है, यहाँ पे लेजर लाइट यूज कर लूँ मैं। ये देखिए 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल हुआ। यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा होगा ना, ये 4 है और ये कैविटी है, तो ये कैविटी ऊपर चला गया। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये वाला टर्म m ओमेगा स्क्वायर और m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 के बीटी ऊपर चला गया। तो अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बच जाएगा यहाँ जो जो कैंसिल हो रहा है, पहले नंबर तो इसको कैंसिल करवा दीजिए। चलिए 2m के बीटी ऊपर गया, 1/2m 2m के बीटी बाई 4, तो ये 2m और ये 2m कैंसिल हुआ। ये देखिए 2m और 2m कैंसिल हो गया, क्या बचा? के बी टी बाई 2। क्लियर है बात? आगे गए तो क्या आएगा? यहां से तो इतना क्लियर है, रूट अंडर 2m के बीटी, ये तो ऊपर चला गया इसलिए है पाई के साथ, है ना। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए ये वाला के बीटी ये वाला के बीटी कैंसिल हुआ, ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर 2 हो चुका, यानी ये वाला टर्म आपको समझ में आ गया। यहाँ ये तो यहाँ अगर ये लेजर लाइट को फॉलो करिए आप प्लीज, 2 के बीटी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पीपीटी में मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर है, चलिए 1/2m ओमेगा स्क्वायर है, तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर को कैंसिल करवा दीजिए, और नीचे भी 1/2 है, तो ये 4 के साथ कटेगा, यानी कि 1/2 के साथ कटेगा। क्लियर है बात? चलिए यहाँ क्या किए, देखिए ये ग्रीन लाइन से कटा है, ये 1/2 को 1/2 से कटवा दिए, m ओमेगा स्क्वायर को m ओमेगा स्क्वायर से कटवा दिए, और 2 1 जा और 2 2 जा 4 करवा दिए, और ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल हुआ। क्या बचा यहाँ?
यहाँ दिख रहा है मेरे को 1/2 kBT और यहाँ भी दिख रहा है 1/2 kBT, यानी कि kBT निकल के आया एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी आपके पास kBT निकल के आ गया है। अब इसके बाद इस डिस्कशन को, ये कैंसिल जो करवाए हैं उस पॉइंट को थोड़ा फोकस कीजिएगा आप, क्योंकि कई बार वो चीजें पहले से लिखा हुआ है तो आपको भी कंफ्यूजन हो सकता है। टोटल एनर्जी हमारे हिसाब से अगर हम लोग निकालते हैं, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n है तो 1 के लिए निकालें तो टोटल एनर्जी कितना kBT, 3n के लिए निकालेंगे तो कितना होता है 3n kBT होता है। ठीक है, ये टोटल एनर्जी है। आपके एवरेज एनर्जी निकाला, उसमें 3n को मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एनर्जी निकल गया। सीवी कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिक हीट निकालने का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अगर आप U की जगह 3n kBT रख दीजिए तो T के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, ये T तो 1 हो गया 3n kB, और ये जो n kB है उसको R लिखते हैं 3R। तो ड्यूलॉन्ग और पेटिट ने क्या कहा, सवाल ये है, क्योंकि हम लोग ड्यूलॉन्ग और पेटिट थ्योरी पढ़ रहे हैं, ड्यूलॉन्ग और पेटिट का नियम पढ़ रहे हैं, तो उस नियम के हिसाब से क्या कहना होगा ड्यूलॉन्ग और पेटिट का। ड्यूलॉन्ग और पेटिट कहते हैं कि उच्च ताप पर, ध्यान दीजिए उन्होंने कहा था उच्च ताप पर। क्यों उच्च ताप की बात, क्यों, क्योंकि आप लोग उनको बोले थे कि ठोस के जो परमाणु होते हैं एक दूसरे से दृढ़ता से बंधे रहते हैं, दृढ़ता से बंधे रहते हैं, इसलिए वो सरल आवर्ती गति नहीं कर सकते। तब उन्होंने कहा था कि जब ताप बहुत ज्यादा करेंगे तो वो सरल आवर्ती दोलित्र की भांति व्यवहार करते हैं। ये मान के उन्होंने कैलकुलेशन शुरू किया था और ये रिजल्ट उन्होंने दिया है, CV = 3R के बराबर। क्या कहना है उनका, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप, तो इस नियम के अनुसार उच्च ताप पर सभी ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माएं लगभग 3R के बराबर होती हैं, या इसको न्यूमेरिकली कह सकते हैं आप 6 कैलोरी पर मोल केल्विन। ड्यूलॉन्ग और पेटिट ने किया क्या था, अलग अलग ठोस लिए थे और उनको अलग उनका इन्होंने विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात किया था प्रायोगिक रूप से, और अपने प्रयोगों के आधार पर इन्होंने आपको बताया है, क्या बताया प्रयोग के आधार पर, और सिद्ध भी किया, प्रूफ भी करके दिखा दिया, डेरिवेशन पूरा किया है हमने कि उच्च तापों पर सभी ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माएं लगभग 3R के बराबर होती हैं। और दूसरा, ये जो विशिष्ट ऊष्मा है उसके ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उच्च ताप के बाद। ग्राफ बना के देखते हैं, ये ग्राफ मिलेगा आपको, ये टेम्परेचर है और ये CV है। ये देखिए हायर टेम्परेचर पे अगर आप रहेंगे तो आपकी ठोस की विशिष्ट ऊष्मा 3R फिक्स है ड्यूलॉन्ग और पेटिट के हिसाब से। आशा है ये लेक्चर आपको समझ में आया हो और मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट भी नहीं हुआ होगा। जब भी इस लेक्चर को देखें आप तो अपने साथ एक नोटबुक रख के जरूर कीजिए, क्योंकि PPT के साथ वीडियो बनाने में एक इशू ये भी रहता है कि वो दिखता नहीं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप हर स्टेप को जैसा मैं बोल रहा हूँ लेजर लाइट के अकॉर्डिंग लिखते जाइएगा तो शायद ये आपको क्लियर हो। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा इसी का फुलफिल करना है। अभी तो उच्च ताप की बात की है, तो आप लोग पूछेंगे नहीं कि निम्न ताप पे क्या होता होगा, कम ताप पे क्या होता होगा, रहता है कि नहीं रहता। तो उसके लिए फिर अब आइंस्टीन आएंगे, उसको अगले लेक्चर पे देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। इसका नोट्स बनाइए।